आज के मुख्य समाचार। इंजन घर में चला व्यापक स्वच्छता अभियान। एचआरटीसी प्रबंधन को ड्राइवर कंडक्टर यूनियन की चेतावनी। बैकलॉग भर्ती की मांग पर प्रतिष्ठित बाधितों का प्रदर्शन। सरकार के आश्वासन पर एचआरटीसी पेंशनर का प्रदर्शन स्थगित। शिमला में शहीदी दिवस पर मानव सेवा को समर्पित लंगर और छबील। ऊना में गहराया जल संकट। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रबंधन और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एचआरटीसी ड्राइवर एवं कंडक्टर यूनियन द्वारा आयोजित संयुक्त गेट मीटिंग के बाद यूनियन नेताओं ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 24 जून तक कर्मचारियों के लंबित भत्तों और एरिया का भुगतान नहीं किया गया तो 25 जून से प्रदेश भर में बसों का संचालन बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। संयुक्त गेट मीटिंग को संबोधित करते हुए ड्राइवर यूनियन के प्रधान मान सिंह ने कहा कि निगम के कर्मचारी लंबित समय से अपनी जायज मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रबंधन उनकी समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का धैर्य अब जवाब देने लगा है और यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मान सिंह ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों के कई वित्तीय लाभ वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी कर्मचारियों का करीब 75 माह का नाइट ओवरटाइम बकाया है, जिसका भुगतान अब तक नहीं हो पाया है। इसके अलावा विभिन्न भत्तों और एरियर की राशि भी लंबे समय से लंबित है, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि निगम के चालक और परिचालक विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में भी दिन रात सेवाएं देते हैं। दुर्गम क्षेत्रों से लेकर लंबी दूरी के रूटों पर कर्मचारियों ने हमेशा अपनी जिम्मेदारियां निभाई है, लेकिन बदले में उन्हें उनके अधिकारों से वंचित भी रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण के बावजूद उनके वैधानिक भुगतान समय पर नहीं किए जा रहे हैं। यूनियन प्रधान ने कहा कि कई बार सरकार और निगम प्रबंधन के समक्ष मांगे उठाई गई, ज्ञापन सौंपे गए और वार्ताएं भी की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी लगातार आश्वासनों से तंग आ चुके हैं और अब केवल लिखित आदेश और भुगतान की कार्यवाही ही स्वीकार की जाएगी। हमने गेट मीटिंगों का दौर शुरू किया था 9 तारीख से और आज हम धर्मशाला पहुंचे हैं क्योंकि हमने नोटिस दिया और ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन ने कि 24 तारीख से पहले हमारी मांगों को माने, अन्यथा 25 तारीख को हम निगम के पहिए रोकेंगे। जो हमारी मांगे हैं 150 करोड़ ओवरटाइम नाइट 75 महीनों का हो गया, एरियर की 50,000 की किस्त पूरे हिमाचल प्रदेश को मिल गई, हमें आज तक नहीं मिली, 4 साल पहले उनको मिल गई। 20 करोड़ मेडिकल रिवर्समेंट है और उसके बाद सैलरी हमें पहली को नहीं मिलती है, वो भी हमें पहली को दी जाए। तो ये नोटिस हमने दिया हुआ है, इसलिए हमने जन जागरण अभियान चलाया हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार और प्रबंधन को ये चेता देना चाहता हूँ कि 24 से पहले हमारी मांगों को माने, नहीं मानेंगे तो 25 से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और हमें अन्यथा ना लें। और जो हमें घाटे का रोना रोया जा रहा है कि एचआरटीसी घाटे में है, तो घाटा हमारी वजह से निगम के कर्मचारियों की वजह से नहीं है, ये घाटा है सिस्टम और सरकार की वजह से। वो बहन करे, हमारा मेहनताना जो है वो बिल्कुल समेत रहते थे, अन्यथा 24 के बाद 25 से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाए। दुख की बात है, अभी हमने पता किया 32 बसें जो प्राइवेट वोल्वो बसें निचले मोड़ पे खड़ी है और 32 बसें वो जगह जगह से जो कानून का पालन वो नहीं करती है, जैसे कि वो सवारी यहाँ से लोड करेंगी और दिल्ली उतारेंगी, वो जगह जगह सवारी उठाती है, जो सवारी बीच में उठाती है वो सारी की सारी हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों की है। हमारी वोल्वो 5 से 6 रहेगी, वो भी इक्का दुक्का ही चल रही है। तो इस कहीं ना कहीं सिस्टम की और सरकार की नाकामी है कि इनको रोक नहीं पा रहे। बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो फायदा उठा रहे, लेकिन हिमाचल के लोग जो है वो बिल्कुल गरीबी की गर्त में जा रहे हैं, उनको कोसा जा रहा है, उनको निचोड़ा जा रहा है, बाहर के आदमी को फायदा दिया जा रहा है। यही वजह है कि ये जो कह रहे हैं कि हमने वहाँ ये बनाना है, इसको स्मार्ट सिटी बनाना है, इसको फलाना बनाना है, ये मेरे को तो नहीं लगता इस हिसाब से बनेगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की जो बसें हैं, आप धर्मशाला से शिमला तक जाएं तो कम से कम 5 से 10 बसें या 15 बसें आपको खराब मिलेंगी। इनके पास वर्कशॉपों में नट तक देखने को नहीं है, ऑयल इनके पास नहीं है और बड़ी बड़ी
घोषणाएं तो की जाती है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन वो निगम का कर्मचारी, ड्राइवर, कंडक्टर और मैकेनिक बड़े अच्छे से जानता है कि इनके पास क्या है। पर चौपाओं में इनके पास कुछ नहीं है, गाड़ी का काम नहीं होता, स्पेयर पार्ट ये लाते नहीं है। अगर स्पेयर पार्ट नहीं आएगा तो बसें चलाएंगे कैसे? जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे कह दूं कि हमारे कम से कम 30% बसें ऐसी हैं कि जिनके गियर में आवाज है, आज तीसरे गियर में आवाज है। जब मेरा ड्राइवर बोलता है कि तीसरे गियर में आवाज है, धीरे धीरे चलाते रहो, फिर चौथे में आएगी, फिर सारे का सारा गियर जो है वो खत्म हो जाएगा। यही इन्होंने रवैया बनाया, इस वजह से बसें खड़ी होती हैं। दिल्ली के लिए कितने रूट चल रहे हैं? अगर मैं यात्रियों की बात कहूं तो यात्री तो परेशान होगा जब बसें खड़ी होंगी। दिल्ली के लिए हमारी पहले बहुत हर डिपो से 3 से 4 बसें चलती हैं, जैसे कि 30-32 डिपो हमारे हैं, 100 से 120 बसें चलती हैं। अभी वो 120 में से कम रह के इन्होंने क्लब कर दी, 2 की जगह 1 कर दी या 4 की जगह 1 कर दी। तो यात्रियों को तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बीच रास्ते में बस रुकेगी। 45 डिग्री के टेम्परेचर में अगर उन्ना में बस रुक जाती है तो सवारियों की अंदाजा लगा सकते हैं सवारियों की क्या हालात होगी। लेकिन ये मैं सवारियों से भी, हिमाचल प्रदेश की जनता से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस बात को समझे कि ये ड्राइवर कंडक्टर को कोसना बंद करें, ड्राइवर कंडक्टर को डराना धमकाना बंद करें। ये ड्राइवर कंडक्टर की वजह से बिल्कुल नहीं है, ये सिस्टम और सरकार की वजह से बसें खराब हो रही है। ड्राइवर कंडक्टर तो काम कराते हैं, बोलते हैं काम करें, काम तो ये करेंगे, वही करेंगे, घर से लाके हम स्पेयर पार्ट नहीं डालेंगे। वो सरकार और प्रबंधन का काम है, नाकामी इनकी है, ना कि मेरे कर्मचारियों। बड़े दुख का विषय है कि ये इस बस स्टैंड का काम जो था, ठेका था, मेरे जहां तक नॉलेज है कि ये ठेका दिया हुआ था, अभी तक ये आज तक ये अड्डा जो नहीं बना है, और ठेकेदार साहब है इस अड्डे को छोड़ते नहीं है। बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा, पार्किंग फीस जो है वो आज तक ठेकेदार ले रहा है, लेकिन इस बस स्टैंड का कोई हालात नहीं। ठेका दिया, ये क्या किया इन्होंने, क्या नहीं किया, मैं सीधे सीधे शब्दों में सिस्टम और सरकार के ऊपर ये इल्जाम लगाना चाहता हूँ कि ये जो करते हैं ये बिल्कुल अपने आदमियों को या रसूखदार आदमियों को बेनिफिट देने के लिए और गरीबों को सीधा सीधा रगड़ने के लिए काम करते हैं। इसी वजह से ये काम हो रहा है। शिमला के इंजन घर क्षेत्र में आयोजित स्वच्छता अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता का संदेश दिया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता संजय सूद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक और सामाजिक दायित्व भी है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज का हर व्यक्ति स्वच्छता को अपनी दिनचर्या और संस्कृति का हिस्सा नहीं बनाएगा, तब तक स्वच्छ और स्वस्थ भारत के लक्ष्य को पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सकता। संजय सूद ने बताया कि इंजन घर क्षेत्र में आयोजित इस विशेष सफाई अभियान में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों, स्थानीय कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अभियान के दौरान सड़कों, सार्वजनिक स्थलों और आसपास के क्षेत्रों में फैले कचरे को एकत्रित कर उसका उचित निपटान भी किया जाएगा। साथ ही लोगों को स्वच्छता के महत्व और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक भी किया गया। उन्होंने कहा कि इस अभियान को स्थानीय जनता का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है, जो समाज में स्वच्छता के प्रति बढ़ती जागरूकता का सकारात्मक संकेत है। बड़ी संख्या में लोगों ने स्वयं आगे आकर सफाई कार्यों में भाग लिया और भविष्य में वे ऐसे अभियानों से जुड़ने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि नागरिकों की यह भागीदारी दर्शाती है कि अब लोग स्वच्छता को केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक आंदोलन के रूप में भी देखने लगे हैं। संजय सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए स्वच्छता अभियान ने देश भर में जन भागीदारी की एक नई मिसाल स्थापित की है। उन्होंने कहा कि आज देश के विभिन्न हिस्सों में लोग स्वयं आगे आकर स्वच्छता गतिविधियों में भाग ले रहे हैं और इस अभियान की बड़ी सफलता मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ वातावरण न केवल स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थलों पर कचरा न फैलाएं, प्लास्टिक के उपयोग को कम करें और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिवर्तन का आधार बनते हैं और हर नागरिक का योगदान स्वच्छ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण है। अभियान के समापन पर उपस्थित लोगों ने नियमित रूप से ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने और समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। ये आज सफाई अभियान जो है इंजन घर वार्ड संजौली में किया गया और इसमें हमारे संगठन के माननीय संगठन मंत्री श्री सिद्धार्थन जी साथ में रहे। और इस अभियान का उद्देश्य आप सब जानते हैं कि 12 साल बेमिसाल नरेंद्र मोदी जी के जो देश में हुए हैं और ऐसे मौके पर जब हमारे निर्वाचित पहले प्रधानमंत्री है जिनका सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा है, उस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम जो है पार्टी से हमें आए हैं और उसी कड़ी में ये कार्यक्रम जो है यहाँ पर किया गया। और जैसे मोदी जी का आह्वान है स्वच्छ भारत रहेगा तो हमारा युवा भी और हमारा जो
नागरिक हैं वो स्वस्थ रहेंगे, और जब नागरिक और युवा स्वस्थ रहेगा तो भारत स्वस्थ रहेगा। इसी ध्येय के साथ जो है आज स्वच्छता अभियान जो है संजौली के इंजन गढ़वाड़ में किया गया, और इसमें भारी संख्या में जो है बीजेपी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। माननीय सिद्धार्थन जी इसमें उपस्थित रहे, और संजौली मंडल के हमारे अध्यक्ष श्री पिंकू संजीव चौहान जी और उनकी टीम जो है वो सब लोग यहाँ पर स्वच्छता में साथ रहे। बिल्कुल, लोग भी सहयोग दे रहे हैं, आम जनता भी इसमें जो है साथ चल रही है, और लोग अपने आप भी जो है NGOs के माध्यम से या खुद भी माननीय मोदी जी के इस आह्वान में जो है उतर कर आ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जो आज से 10-12 साल पहले स्थितियाँ थी, स्वच्छता के हिसाब से आज परिस्थितियाँ बहुत बदली हुई हैं, और हमें खुशी है इस चीज़ की कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश प्रदेश की जनता जो है उनको फॉलो करते हुए उनके आदेशों को धरती पर उतार रही है। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा आपको कि स्वच्छता अभियान जो है वो स्कूल लेवल पे जो है वो चल रहा है, और NSS के माध्यम से जो है ऐसे कार्य जो है स्कूलों में चलते रहते हैं। और माननीय मोदी जी जो मैंने पहले कहा कि उनका जब भी कोई आह्वान हुआ है उसमें वैसे ही सब लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। मगर आज की जब बात करें हम, जो नज़दीक में स्कूल है, क्योंकि ये सफाई अभियान सुबह 7 बजे चला था तो उस समय स्कूल बंद था, इसलिए इस स्कूल के बच्चे जो है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। मगर अदरवाइज़ स्कूल के बच्चे भी जो है और NGOs इसमें सब में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। पावन शहीदी दिवस के अवसर पर सिंह सभा शिमला की ओर से गुरु साहिब बानो की शिक्षाओं व आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए मानवता की सेवा के उद्देश्य से शहर के विभिन्न स्थानों पर गुरु का अटूट लंगर एवं सेवा का आयोजन किया गया। इस धार्मिक एवं सामाजिक सेवा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, संगत तथा आम नागरिकों ने भाग लिया और गुरु घर के प्रसाद स्वरूप लंगर ग्रहण कर सेवा भावना का संदेश आत्मसात किया। शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर ठंडे मीठे जल की छबील लगाई गई, जहां राहगीरों, यात्रियों, स्थानीय लोगों को गर्मी से राहत प्रदान करने के साथ साथ सेवा और भाईचारे का संदेश भी दिया गया। सुबह से लेकर देर शाम तक श्रद्धालु पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा कार्यों में जुटे रहे। सिंह सभा के पदाधिकारियों ने बताया कि सिख इतिहास में शहीदी दिवस का विशेष महत्व है। यह दिवस त्याग, बलिदान, सत्य, धर्म और मानव कल्याण के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदानों की याद दिलाता है। गुरु साहिब बानो और सिख गुरुओं के अनुयायियों ने मानवता, धर्म और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिसकी प्रेरणा आज भी समाज को सेवा और सद्भाव के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि शहीदी दिवस केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि समाज को मानव सेवा, समानता और परोपकार का संदेश देने का अवसर भी है। ऐसी भावना के तहत सिंह सभा द्वारा लंगर और छबील सेवा का आयोजन भी किया गया, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक गुरु साहिब की शिक्षाओं को पहुंचाया जा सके। पदाधिकारियों ने बताया कि गुरु साहिब बानो ने हमेशा जाति, धर्म, वर्ग और क्षेत्र से ऊपर उठकर मानवता की सेवा का संदेश दिया। गुरु का लंगर इसी समानता भाईचारे की परंपरा का प्रतीक है, जहां सभी लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में भी समाज को गुरु साहिब की इन शिक्षाओं की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे सामाजिक एकता और आपसी सौहार्द को मजबूत किया जा सकता है। ये सिंह सभा शिमला के द्वारा आयोजित है। आज गुरु अर्जुन देव जी के नगर कीर्तन निकला है। जो गुरु अर्जुन देव जी शताब्दी है वो 18 तारीख की है। उसके उपलक्ष्य में 2 दिन पहले हमारा नगर कीर्तन निकलता है, जो गुरु सिंह सभा से लेकर इंदिरा गांधी पे बैठ यहाँ पे दुकान सजेगा, और इसके उपलक्ष्य में जगह जगह छबील और लंगर का आयोजन किया गया। और सब कोई भी खा सकता, कोई भी यहाँ से सुबह से ही लगे हुए हैं। टूरिस्ट भी ले रहे हैं, बच्चे भी ले रहे हैं। सबके लिए ये गुरु का लंगर है, सबके लिए। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने 18 जून को प्रस्तावित अपने आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया है। समिति का कहना है कि मुख्यमंत्री की ओर से पेंशनर्स को हर माह 10 तारीख तक नियमित पेंशन देने का आश्वासन दिया गया है। यह जानकारी संघर्ष समिति के सचिव राजेंद्र ठाकुर और मीडिया प्रभारी देवेंद्र चौहान ने मंगलवार को शिमला के पुराने बस स्टैंड में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि पेंशनर्स की विभिन्न लंबित मांगों और समय पर पेंशन भुगतान के मुद्दे को लेकर
18 जून को प्रदर्शन प्रस्तावित था, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद समिति ने आपसी चर्चा के उपरांत आंदोलन को 10 जुलाई तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि पेंशनर्स लंबे समय से पेंशन भुगतान में हो रही देरी से काफी परेशान है। अधिकांश सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी दैनिक जरूरतों और चिकित्सा खर्चों के लिए पेंशन पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में समय पे पेंशन न मिलने से उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में प्रत्येक माह 10 तारीख को पेंशन जारी करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि संघर्ष समिति सरकार के इस आश्वासन का सम्मान करते हुए फिलहाल आंदोलन को स्थगित कर रही है। मीडिया प्रभारी देवेंद्र चौहान ने कहा कि समिति का उद्देश्य किसी प्रकार का टकराव नहीं, बल्कि पेंशनर्स के अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अपने वादों के अनुसार पेंशन भुगतान व्यवस्था को नियमित करती है तो आंदोलन को पूरी तरह समाप्त करने का विचार भी किया जा रहा है। मेरा नाम राजेंद्र ठाकुर है। मैं HRTC पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति का सेक्रेटरी हूँ। HRTC के पेंशनरों की बहुत समय से जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चली थी, डिमांडें चली हुई थी। हमने नोटिस भी दिया था और अभी 18 तारीख का हमने एक निगम मुख्यालय के घेराव का जो है वो निर्णय लिया था। मगर इन बिटवीन जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें वार्ता के लिए बुलाया पिछले संडे को 7 तारीख को, और उनमें कुछ एक मांगों के ऊपर उन्होंने जो है वो निर्णय लिए हैं। तो वो निर्णय थे, मेन हमारी जो मांग थी वो थी जो हमारा मेडिकल करोड़ के लगभग अमाउंट जो हो चुका था, तो उसके ऊपर उन्होंने जो है वो आश्वासन दिया है, निर्णय लिया है कि ये 20 करोड़ रुपया सरकार से विशेष ग्रांट के रूप में जो है HRTC पेंशनों के मेडिकल बिल के भुगतान के लिए दे दिया जाएगा। और दूसरा हमारी मेन जो प्रॉब्लम थी पेंशन की, कि HRTC के पेंशनरों को रूटीन में रेगुलरली पेंशन नहीं मिल रही थी। पेंशन की ऐसी अनिश्चितता थी कि कभी 10 दिन लेट, कभी 15 दिन लेट, कभी महीना क्रॉस हो जाता था। कभी 65 साल से ऊपर वालों को, कभी 70 साल से ऊपर वालों को पहले पेंशन देनी, तो ऐसे पेंशन जो टुकड़ों में दी जा रही थी। तो उसके ऊपर भी निर्णय लिया है कि हमारा HRTC का पेंशन का बिल 23 करोड़ रुपए का बनता है, तो वो उसमें से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 20 करोड़ रुपया सरकार जो है वो HRTC के पेंशनरों के लिए विशेष ग्रांट हर महीने देगी। तो उसमें से 3 करोड़ रुपया जो बाकी HRTC अपने हिस्से डालेगी। तो ये जो पेंशन की ग्रांट है हर महीने 6-7 तारीख को जो है वो जारी हो जाएगी, और 10 से पहले HRTC के पेंशनरों को पेंशन मिल जाया करेगी। बाकी जो हमारी अन्य समस्याएं थी, 10 सूत्रीय मांग पत्र था, उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर हमें दोबारा बैठक करूंगा और बाकी मांगों के ऊपर जो है वो तब विचार किया जाएगा। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें इस महीने की पेंशन अभी तक नहीं आई है। फिर हमने जॉइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग में निर्णय लिया है कि जो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है 2 मांगों के ऊपर, उनको देखते हुए हमने ये जो 18 तारीख का हमारा पेंशनर्स का निगम मुख्यालय के घेराव का जो है वो प्रदर्शन का निर्णय था, उसको स्थगित किया है अगले महीने की 10 तारीख तक। और वो कुछ शर्तों के साथ स्थगित किया है। पहली शर्त तो हमारी ये है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हुई है उसकी हमें लिखित प्रोसीडिंग जो है वो मिल जानी चाहिए। दूसरी हमारी ये है कि अगले महीने 10 तारीख तक ये दोनों चीज़ें हैं, जो 20 करोड़ रुपया मेडिकल अलाउंस के लिए और हमारी पेंशन हर महीने की, वो 10 तारीख से पहले हमें मिल जाए। और तीसरी जो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है वो मीटिंग हमारी 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो मुख्यमंत्री जी से दोबारा हो जानी चाहिए। अगर ये तीनों बातें मांगे जो है वो हमारी 10 तारीख तक नहीं मानी जाती, तो ये जो हम अभी धरना स्थगित कर रहे हैं 18 तारीख का, इसको हम 10 तारीख को बिना कोई फर्दर नोटिस दिए जो है वो अगले महीने 10 जुलाई से शुरू कर देंगे। तो ये हमारा आज का निर्णय है, और उम्मीद करते हैं कि जो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, निर्णय लिया है, ऑफिसर्स को भी उसमें मीटिंग में हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ प्रदेश के जो प्रधान सचिव वित्त हैं वो भी थे और HRTC के उच्चाधिकारी भी थे। तो उनको भी निर्देश दिए हैं कि ये जो फंड रिलीज़ करना है ये टाइमली जो है वो जारी कर दिया जाए। तो आज का मीडिया ब्रीफिंग के लिए हमारा यही था कि अभी 18 तारीख को जो धरना प्रदर्शन था हमने 10 तारीख तक के लिए पोस्टपोन कर दिया। तो मेरा बाकी तो ठाकुर साहब ने आपको सब कुछ बता ही दिया है
मेरा सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह रहेगा कि जो उन्होंने घोषणाएं की है उस पर अपनी बात पर वो जो है अपनी बात पर कायम रहे और हम लोगों को जो उत्पीड़न हो रहा था, पेंशन समय पर नहीं मिल रही है, किसी को 1 महीने बाद मिल रही है पेंशन, किसी को 30 तारीख को मिल रही है, टुकड़ों में दी जा रही है, 70 साल से ऊपर वाले को, कभी 65 साल से ऊपर वाले को दी जा रही है। मेडिकल के हालात ये है कि 80% लोग हमारे जो है पीड़ित है, ग्रस्त है, बीमारियों से ग्रस्त है। कुछ लोग तो स्वर्ग सिधार गए, इलाज के अभाव में पैसा नहीं है, हालात इतने हो गए, बद से बदतर हो गए। मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये अपील है कि ये जो हमने अभी धरना प्रदर्शन संयुक्त संघर्ष समिति ने ये जो प्रस्तावित धरना था ये पोस्टपोन किया है। 10 तारीख तक हमारे जितने भी आश्वासन किए हैं आपने वो पूरा करें, अन्यथा हम 10 तारीख के बाद जो है हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हरोली विधानसभा क्षेत्र के बाथू में सरकारी योजनाओं की संख्या तो लगातार बढ़ी है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात में अपेक्षित सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। क्षेत्र इस समय गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार लगभग 80% कृषि भूमि पानी के अभाव में बंजर हो चुकी है, जिससे किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में भूजल स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। हैरानी की बात यह है कि जल शक्ति विभाग की योजनाओं की संख्या जहां पहले केवल 2 थी, वहीं अब बढ़कर यह करीब 20 तक पहुंच चुकी है। बावजूद इसके जल स्तर संतुलित रहने के बजाय और नीचे चला गया है। ग्रामीणों का सवाल है कि आखिर जल स्तर क्यों गिर रहा है, इसका स्पष्ट कारण अब तक सामने क्यों नहीं आया। उनका कहना है कि पहले सीमित योजनाओं के बावजूद क्षेत्र में पानी की स्थिति संतुलित रहती थी, लेकिन अब योजनाओं की संख्या बढ़ने के बावजूद हालात बिगड़ते जा रही है। पानी की कमी का सबसे अधिक प्रभाव किसानों पर पड़ा है। सिंचाई के प्राप्त साधन न होने के कारण फसलें सूख रही है और खेतों में दरारें साफ दिखाई दे रही है। कई किसानों ने मजबूरी में खेती का रकबा घटा दिया है, जबकि कुछ पूरी तरह से खेती छोड़ने पर विचार कर रही है। किसानों का कहना है कि यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में कृषि पूरी तरह ठप हो सकती है। इससे न केवल उनकी आजीविका प्रभावित होगी, बल्कि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ेगा। क्षेत्र में तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण को भी जल संकट का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उद्योगों के आने से रोजगार और व्यापार में वृद्धि अवश्य हुई है, लेकिन इसके साथ जल संसाधनों पर भी दबाव बढ़ा है। लोगों का आरोप है कि उद्योगों द्वारा पानी का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, जिससे भूजल स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। स्थानीय लोगों और प्रबुद्ध वर्ग का मानना है कि सरकार को औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ उसके दुष्प्रभावों का समाधान भी सुनिश्चित करना चाहिए। उनका कहना है कि प्रशासन और संबंधित विभागों को इस विषय पर गंभीर मंथन कर ठोस रणनीति बनानी चाहिए। औद्योगिकरण बढ़ने से क्षेत्र की 80% जमीन पानी के अभाव में बंजर हो गई है। भूजल स्तर लगातार गिर रहा है और लोग खेती बाड़ी छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार, प्रशासन और संबंधित विभाग अवैध गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाए और जल संरक्षण के ठोस उपाय अपना और साथ ही स्थानीय लोगों ने कहा कि जल संरक्षण के ठोस उपाय भी लागू किए जाए। उद्योगों के आने से रोजगार और व्यापार में वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन जल संकट जैसी गंभीर समस्या का समाधान भी उतना ही जरूरी है। सरकार और विभाग क्षेत्र में हो रही गैर कानूनी गतिविधियों पर सख्त कार्यवाही करे ताकि भविष्य में जनता को अव्यवस्थित परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल संकट पर समय रहते काबू नहीं पाया गया तो आने वाले वर्षों में स्थिति भयानक हो सकती है। बंजर होती जमीन और घटता जल स्तर न केवल कृषि बल्कि पूरे सामाजिक ढांचे को प्रभावित कर रहा है। अब सबकी नजर सरकार और प्रशासन की ओर है कि वे इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाते हैं। राजधानी शिमला में मंगलवार को डिस्ट्रिक्ट भारतीय बेरोजगार संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सचिवालय के समीप जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान संघ के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डिस्ट्रिक्ट बाधित वर्ग के लिए लंबित बैकलॉग भर्तियों को शीघ्र भरने की मांग भी उठाई गई। प्रदर्शन के दौरान सुबह करीब 11 बजे कुछ प्रदर्शनकारी सचिवालय मार्ग पर सड़क के बीच बैठ गए, जिससे वहां वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सड़क पर प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा।
और दोनों ओर वाहनों की कतारें देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विभिन्न सरकारी विभागों में दृष्टिबाधित वर्ग के लिए आरक्षित कई पद वर्षों से खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार इन पदों को भरने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि बार बार मांग उठाने और संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने के बावजूद उनके समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसरों के अभाव में दृष्टिबाधित युवा आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करने को मजबूर है। उनका कहना था कि सरकार को दिव्यांगजनों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाते हुए लंबित बैकलॉग भर्तियों की प्रक्रिया जल्द शुरू करनी चाहिए। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें सड़क खाली करने और यातायात व्यवस्था बहाल करने का आग्रह किया। काफी देर तक समझाने के बाद भी प्रदर्शनकारी सड़क से नहीं हटे तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए उन्हें सड़क के एक तरफ बिठा दिया। इसके बाद यातायात को धीरे धीरे सामान्य किया गया और सचिवालय मार्ग पर वाहनों की आवाजाही फिर से सुचारू की गई। दृष्टिबाधित बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और उनका उद्देश्य सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाना है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ये जो आज हमारा चक्का जाम था, ये हमारा 32वां चक्का जाम है 976 दिनों में। लेकिन जब हमने आज चक्का जाम किया तो पुलिस प्रशासन ने अपना बल का प्रयोग करके सभी दिव्यांगजनों को सड़कों पे घसीट के साइड कर दिया और कहा कि आपके पास परमिशन नहीं है। मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, अगर हमारे पास परमिशन नहीं है तो 32 चक्का जाम कैसे हुए? जब हमने पहले डे 1 से जो नोटिस लगाया है वो अनिश्चितकालीन धरने का लगाया है। अगर अनिश्चितकालीन धरने का हमने नोटिस लगाया है 23 जनवरी 2023 से, तो परमिशन लेने की हमें जरूरत नहीं है। हम रैली के लिए नोटिस लगाते वो हमने बाकायदा 8 तारीख को लगा लिया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने ये कह कि आपके पास परमिशन नहीं है और हमें यहाँ से उठा ली। जैसे सामाजिक न्याय मंत्री धनीराम शांडिल जी है, उनके साथ हमें 19 तारीख को मीटिंग मिली हुई है। उनकी अध्यक्षता में मीटिंग होनी है। वेलफेयर सेक्रेटरी उसमें होंगे, वेलफेयर डायरेक्टर उसमें होंगे। लेकिन हम सामाजिक न्याय मंत्री धनीराम शांडिल जी के साथ इसलिए मीटिंग नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनके साथ हमारी पहले भी मीटिंग हुई, वो कागजों में ही रह गई, जमीनी स्तर पे उतरी नहीं। फिर उनका कहना ये आता है दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक न्याय मंत्री जी का कि आप जो दिव्यांग हैं, आप जो दृष्टिबाधित लोग हैं, आप जो ये पिछले कर्मों को कुछ पाप किए हैं उसका नतीजा है, ऐसा उनका बयान आता है मीडिया के द्वारा, जिस कारण की हम उनके साथ मीटिंग नहीं देते, इसके हम विरोध करते हैं। अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार वाकई उनके अंदर मानवता है, इंसानियत है, तो वो दिव्यांगजनों की समस्या का हल करने के लिए अपनी अध्यक्षता में मीटिंग ले और दिव्यांग समाज को सशक्त बनाए। क्योंकि जो हमें 976 दिनों में जाए धनीराम शांडिल जी के साथ मीटिंग हुई, पूर्व में चीफ सेक्रेटरी महोदय प्रमोद सक्सेना जी के साथ मीटिंग हुई, डायरेक्टर लेवल की कम से 10 से 12 मीटिंगें हुई। अगर वो अंत में यही कहते हैं कि हमने तो फाइल आगे भेजी है, अब जो भी फैसला आएगा वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का आएगा, माननीय मुख्यमंत्री का आएगा। इसलिए हम चाहते हैं अगर दिव्यांगजनों के साथ समस्या का हल करने चाहते हैं तो सुक्खू जी खुद आगे आए, अपनी अध्यक्षता में हमारी मीटिंग ले और हमारी एक एक मुद्दे के ऊपर गंभीरता से बात रखे और हमें हमारे अधिकार दे दे। ठीक है, हम बिल्कुल इंतज़ार करेंगे क्योंकि 32 बार हमने चक्का जाम कर लिया है। जब भी हम रैली के लिए सचिवालय के लिए नोटिस लगाते हैं रैली का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपना 1-2 दिन पहले शेड्यूल चेंज कर लेते हैं और जैसे ही हम सचिवालय की ओर कूच करते हैं वो हिमाचल छोड़ के कहीं अन्य काम से बाहर स्टेट में चले जाते, कभी दिल्ली जाते, कभी असम जाते, कभी बिहार जाते हैं। तो शायद वो हमें देना नहीं चाहते हमारा अधिकार, या ये बात बनती है या वो दिव्यांगजनों से इतनी नफरत करते हैं, इतनी घृणा करते हैं सभी के सभी कैबिनेट के साथी कि वो दिव्यांगजन बातचीत करने का समय भी नहीं देते हैं। अगर बातचीत करने से ही समस्या का हल होता है, हर चीज़ का हल होता है, तो विनम्र निवेदन हम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से करते हैं कि दिव्यांगजनों को का भी जीने का अधिकार है। हमें भी जो अधिकार दिए जाते हैं वो संविधान के तहत दिए जाते हैं, कानून के तहत दिए जाते हैं। जो भी हम उनसे मांग रहे हैं तो बड़े बड़े डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग हो गया, PWD विभाग हो गया, IPS विभाग हो गया, उनमें जितने भी विभागों में बड़े बड़े विभागों में क्लास 4 का डाटा बचता है। हम यही चाहते हो क्लास 4 का डाटा हमें दिए जाए, भर्ती मेले के थ्रू दिए जाए
और हमारी पेंशन को बढ़ा के 5100 रुपये की जाए। और जो हमारी सारा योजना लगाई गई थी वो भी कुछ कारण 12 महीने से बंद की है। 3600 साल का बनता है, 3600 से दिव्यांगजनों का, एक गरीब तबके के समाज का 36 जरूरतें पूरी होती है। लेकिन ये सुविधा भी हमसे छीनी गई है जो हमारे हाथों में 976 दिनों से आ रहा है, पौने 3 सालों से आ रहा है। और दिव्यांगजनों के साथ, पुलिस वाले के साथ खींचातानी हो रही है, कभी हमारे चोट लग जाती है। और बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए कैबिनेट मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री जी हो गए, सामाजिक न्याय मंत्री जी भी हो गए, वो हमसे दिव्यांग समाज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ना चीफ सेक्रेटरी महोदय ले रहे हैं, ना वेलफेयर के जो नोडल एजेंसी है दिव्यांगजनों की वो भी हमें सीरियस नहीं ले रही है। और झूठे आश्वासन में दे देते कि अभी बोले 15 दिन में सुनवाई हो जाएगी, 20 दिन में सुनवाई होगी। अब तो इंसानियत की भी एक चीज़ होती है, मानवता भी एक चीज़ होती है, उसको भी इस सुकुल सरकार ने दरकिनार करके जो हमारे साथ किया है, सोतेला व्यवहार किया है। इसके सिवाय हमारे साथ कुछ भी हमारे हाथ में नहीं आ रहा है।